Hello everyone, today is to see the orbital diagram of D8 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। D8 के लिए पहले तो हम ऐसे इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे 8 के 8 ऐसे ही, फिर ऐसे फिल करके इसका L की वैल्यू निकाल लेंगे। अगर कितनी आएगी +3 आएगी, L की वैल्यू +3 होगी। +3 के लिए टर्म सिंबल F होगा उसके लिए L की वैल्यू का सिंबल। और इसमें दो इलेक्ट्रॉन पेयर है तो दोनों का S कितना हो जाएगा, हाफ हाफ और 1 हो जाएगा, और 2s+1 इसमें 3f हो जाएगा। 3f ग्राउंड स्टेट के लिए जो मिल्टन ट्रम्प सिंबल है ये होंगे 3t1g, 3t2g और 3a1g, ये इसके लिए मिल्टन सिंबल होंगे। और इसमें एक्साइटेड स्टेट होती है 3p, इसमें एक्साइटेड स्टेट होती है 3p। और अब हम ऐसे इलेक्ट्रॉन को फिल कर देंगे। जैसे पहले 6 है, 8 इलेक्ट्रॉन है तो 6 हमने t2g में फिल कर दिए और ऊपर eg में फिल कर दिए। अब हमको पता है जो एनर्जी आएगी या तो 1.2 आएगी या 0.12 या 0.8, ये आपको मतलब याद या निकाल के भी देख सकते हो, लेकिन अब तक तो याद ही रह होगी कि एनर्जी ही आएगी इनकी। क्योंकि इसकी स्टेट की एनर्जी देखेंगे तो इसकी आएगी 1.2, क्योंकि नीचे 6 इलेक्ट्रॉन है, ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन है। ऊपर होती है 0.6 और नीचे होती है -0.4। तो जो एक के लिए -0.4, 6 के लिए 6 इंटू -2.4 होगी। और ऊपर वालों के लिए एक के लिए 0.6 और दो के लिए 1.2 होगी प्लस का, और दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस का 1.2 आ जाएगा। तो इसकी एनर्जी आ जाएगी 1.2। और इसका जो टर्म सिंबल होगा, जो मिल्टन सिंबल होगा, वो होगा इसका A1g। A1g क्यों? क्योंकि इसमें देखो ये स्टेट पूरी फील्ड है ना, T2g पूरी फील्ड है, तो इसमें कोई और वो नहीं बनती कि भाई पॉसिबिलिटी नहीं बनती कि ये दूसरी तरह से अरेंज हो सके। तो इसकी डिजनरेसी 1 ही होगी और इसकी भी डिजनरेसी 1 होगी, स्टेट की भी। हाँ, फिर आगे क्या होगा, हमने एक इलेक्ट्रॉन को आगे पुश कर देना। यहाँ पे हमने एनर्जी दे दी है, एक इलेक्ट्रॉन ऊपर चला गया तो फिर इस यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन रह गया और एक इलेक्ट्रॉन ऊपर चला गया। अब इसकी पॉसिबिलिटी क्या है, यहाँ पे ये एक इलेक्ट्रॉन पेड है, ये तो 3 जगह पे जा सकता है। तो इसके टर्म सिंबल होगा T2g, क्योंकि ये ट्रिपली डिजनरेट है। और इसकी एनर्जी निकालेंगे तो 0.2 आएगी। हमने पहले देखा था A1g की और T2g की एनर्जी का साइन सेम रहेगा, और A1g की एनर्जी हमेशा 1.2 रहेगी, मतलब A1g की एनर्जी का और T2g का साइन हमेशा सेम रहेगा, ये हमने देखा था। फिर आगे है T1g। आगे है T1g के लिए इसके मतलब एक और इलेक्ट्रॉन को हम पुश कर देंगे तो स्टेट कौन सी बनेगी, T1g बनेगी, और इसकी एनर्जी आएगी 0.8 डेल्टा नोट। तो अब हमने इन एनर्जी को अरेंज कर देना आज इस पेज पे। इसकी -1.2 है तो इसको A1g को सबसे नीचे लिख दिया। फिर क्या लिख दिया, T2g को, क्योंकि T2g की माइनस में ही है, ये लेवल हमने 0 मान रखा, ये 0.2 माइनस का और ये 1.2 माइनस का। इसके पीछे डेल्टा नोट भी लिखते हैं। देखो इसमें जो T1g है, जो 3f का, और ये T1g है एक्साइटेड स्टेट का, इन दोनों की सिमेट्री सेम है, तो ये रिपेल करके एक दूसरे से दूर चले जाएंगे। तो हमें इस फॉर्म में दिखाना है। तो इसका 3T1g और 3T1g p का ऐसे रिपल्सन करके हमें दिखा देना। और इसकी एनर्जी कितनी होगी, इसकी होगी 0.8 डेल्टा नोट। तो इस फॉर्म में लिख देना हमने। और इसमें भी ट्रांजिशन कितने होंगे, 3 ही ट्रांजिशन होंगे, ऐसे करके 3 ट्रांजिशन होंगे। पहला A1g से T2g तक, और ऐसे 3 ट्रांजिशन हो गए, पिछलों में भी देखे थे हमने। तो फिर इसमें 3 ही पीक आएंगे। तो हमने देख लिया D8 के लिए ऐसे ही। अब देखो इसमें एक बात आती है कि भाई सबसे कम स्टेट की एनर्जी है A1g की -1.2। हाँ, लेकिन यहाँ पे क्या है, A1g की है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ से यहाँ पे जा रहा है, तो यहाँ पे मतलब इसमें A1g से A1g है और T2g है। अब इसमें हमें एक चीज़ देखनी है कि होल वाला कंसेप्ट देखना है ना। हमने क्या बताया था कि अगर T2g फुल्ली फील्ड है या सिमेट्रिकली फील्ड है, T2g या तो सिमेट्रिकली फील्ड है या फुल्ली फील्ड है, तो फिर क्या होगा, उसमें होल का ट्रांजिशन होगा। तो मतलब ये नहीं है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन जा रहा है, ये इस फॉर्म में दिखेगा कि हमें यहाँ से एक होल आ रहा है, मतलब यहाँ पे एक होल खाली जगह है ना, तो वो होल यहाँ पे आ रहा है, नीचे आ रहा है।
तो जैसे यहाँ पे फिर एक होल यहाँ पे था तो नीचे आ गया, यहाँ पे आ गया, होल का ट्रांजिशन हुआ यहाँ पे। अगर T2G फुली फील्ड है या सिमेट्रिकली फील्ड है तो क्या होगा, जो से ऊपर वाले हाफ फील्ड है ना, वहाँ पे एक लोन पे जो होल है, होल मतलब जहाँ पे इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन चला जाता है तो वहाँ पे खाली जगह रह जाती है, उसको हम होल बोलते हैं। तो यहाँ पे दो होल हैं, तो एक होल पहले आ गया, ये वाला होल आ गया, फिर एक और होल नीचे आ गया, तो मतलब यहाँ पे दो होल हो गए। तो मतलब यहाँ पे ट्रांजिशन किसकी हो रही है, होल की ट्रांजिशन हो रही है A1G से T2G तक। और फिर यहाँ पे जो तीनों ट्रांजिशन है इनमें क्या है, एक होल की ट्रांजिशन हो रही है, मतलब होल जो है लो एनर्जी लेवल से ऊपर एनर्जी लेवल पे जा रहा है। तो हमने ये ध्यान रखना कि पीछे D9 के केस में भी देखा था, D9 केस के में भी ये पूरा फील्ड था और ये भी पूरा मतलब पूरा भरा हुआ था, तो उस केस में होल का ट्रांजिशन हुआ था। अब ऐसे हम D7 का देख सकते हैं, D7 का भी सेम ऐसे ही होगा। इसके लिए हम अलग से निकाल के देखेंगे, लेकिन अगर आएगा तो आप निकाल सकते हो क्योंकि सेम ऐसा ही होता है। अगर D8 के लिए अगर टेट्राहेड्रल का देखें तो फिर कैसे होगा, D8 के लिए टेट्राहेड्रल का देखें तो नीचे 2 लेवल होंगे और ऊपर 3 लेवल होंगे, 2 में 4 इलेक्ट्रॉन आ गए और ऊपर वाले में ऊपर वाले में भी 4 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो इसकी इलेक्ट्रॉन एनर्जी कितनी होगी, इसकी -0.4 2.4 और इसकी हो जाएगी, ये हो जाएगी 1.6 4 × 4, तो इसकी एनर्जी आ जाएगी 0.8 आ जाएगी, इसकी जो एनर्जी निकल के आएगी 0.8 डेल्टा नोट। और हमें पता है 0.8 डेल्टा नोट किसकी आती है, 3 T1G की ना, 3 T1G की एनर्जी निकल के आती है। और ये है भी ट्रिपली डिजेनरेट स्टेट है, फिर हमने एक इलेक्ट्रॉन का रिवोल्यूशन करा दे, मतलब ट्रांजिशन करा देना है। फिर क्या होगा, फिर यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे नीचे और ऊपर, मतलब ऊपर ये स्टेट बन जाएगी। अब ये स्टेट भी कौन सी है, ट्रिपली डिजेनरेट स्टेट है ना, ये भी, तो इसकी ये लिखा जाएगा, ये होगा 3T1G। और हमने पढ़ा था 3T1G की एनर्जी कितनी होगी, ये 3T2G होगा। जो एक इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन के बाद जो स्टेट लिखेंगे हम उसको 3T2G लिखेंगे, इसकी एनर्जी होगी 0.2 डेल्टा नोट। फिर उसके बाद हम एक को ट्रांजिशन कराएंगे तो फिर उसमें क्या होगा, उसमें जो ऊपर वाले हैं, ऊपर वाले तो पूरा इलेक्ट्रॉन पूरा फील्ड हो जाएगा और नीचे एक एक इलेक्ट्रॉन रह जाएगा, तो ये पूरा डिजेनरेट स्टेट बनेगी। और इसके लिखेंगे हम A1G 3 A1G। और फिर इसकी एनर्जी कितनी होगी, इसकी होगी प्लस का 1.2। तो इस केस में सारा ये उल्टा हो जाएगा। तो सबसे कम एनर्जी किसकी है, 3T1G की। ये अगर हम 0 लेवल मान के चल रहे इसको, ये हमने 0 लेवल मानना, तो ये नीचे वाले स्टेट हो जाएगी कौन सी, 3T1G। इसकी एनर्जी है 0.8 डेल्टा नोट। और फिर ऐसे ही जो ये एक स्टेट बनेगी इसकी होगी 0.2 डेल्टा नोट, ये होगी 3T2G। और जो ऊपर वाली एनर्जी बनेगी इसकी होगी 3A2G। और यहाँ पे भी एक एक्साइटेड स्टेट होगी 3P, और उसका जो 3T1G होगा वो इसको क्रॉस करेगा, है ना। इस जो नई स्टेट बनी है जो यहाँ पे, जो ये होगी 3T1G और ये है 3T2G। देखो इसमें जो सबसे ऊपर स्टेट बन के आ रही है वो है A2G निकल के आ रही है, और जो एक्साइटेड स्टेट है वो 3T1G है। हमने पढ़ा था ना पहले क्रॉस ओवर पॉइंट, तो यहाँ इसमें क्रॉस ओवर पॉइंट होगा, मतलब एक टाइम के बाद पहले तो A2G की एनर्जी कम रहेगी, फिर उसके बाद जैसे जैसे लिगैंड की स्ट्रेंथ बढ़ाते जाएंगे हम, जैसे जैसे लिगैंड स्ट्रॉन्ग होता जाएगा उसके बाद A2 की एनर्जी ज़्यादा बढ़ती जाएगी। तो फिर एक पॉइंट के बाद A2G ऊपर चला जाएगा 3T1G के केस से। लेकिन पहले केस में क्या था, 3T1G था ऊपर भी, लेकिन तो फिर क्या हो जाता था, उसके उनसे रिपल्सन हो जाता था। अब हम इनका कुछ शॉर्टकट होते हैं जिनसे आपको बहुत आसानी रहेगी, वो देख लेते हैं। देखो इसमें क्या था, जो A2 था, ए वाली एनर्जी थी A1G,
A1G की एनर्जी हमेशा 1.2 आती है, 1.2 डेल्टा नोट अगर टेट्राहेड्रल है तो डेल्टा टी। और जो T2G है उसकी एनर्जी हमेशा 0.2 आती है डेल्टा नोट। और ऐसे जो T1G है उसकी एनर्जी हमेशा 0.8 डेल्टा नोट आती है। ये डेल्टा नोट है, अगर टेट्राहेड्रल है तो ये डेल्टा टी हो जाएगा। अब इसके कुछ शॉर्टकटे होते हैं जिनसे आपको मतलब ये रटना नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आपको एक का भी याद है तो आप सारे निकाल सकते हो। जो ये पढ़ा हमने है D2 के लिए, D3 के लिए और D7 और D8 के लिए। इनमें क्या है, इनमें एक तो ग्राउंड स्टेट है और एक एक्साइटेड स्टेट है, और इनमें 3 ट्रांजिशन होते हैं। और जो पहले वाले पढ़े थे हमने उनमें एक ही ट्रांजिशन था जिसमें D1 D9 D6 और D4 था उसमें ना, D4 D9 और D1 D6 था। उनमें एक ही ट्रांजिशन हो रहा था, लेकिन इनमें 3 ट्रांजिशन होते हैं। तो इनका एक शॉर्टकट होता है याद करने का, जो मतलब जिनसे अगर आपको एक का भी याद है तो आप उसका निकाल सकते हो। देखो D2 का तो याद होना चाहिए आपको। D2 वाले में क्या था, सबसे नीचे 3T2G था, 3T1G था ना, T1G होगा 3T1G। देखो जो क्या चेंज रहेगा, जो स्पिन मल्टीप्लिसिटी है ना, जो D2 वाले के केस में तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितनी है, 3 है, लेकिन अगर D3 आ जाता है तो वो 4 हो जाती है। तो ये आपने चेंज करते रहना। अगर डी मतलब इलेक्ट्रॉन के बेस पे अगर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो 3 है, अगर 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। तो ये 3T1G की एनर्जी कितनी होती थी इसमें, तो -0.8 डेल्टा नोट। ये हम D2 का देख रहे हैं। फिर उसके बाद था ये T2G और ये, और फिर यहाँ पे ये है जो हमारी 3D थी। इन सारों में क्या है, जो ग्राउंड स्टेट है वो 3D आएगी, सब में ग्राउंड स्टेट 3D था, और एक्साइटेड स्टेट सारों में 3P था। या मतलब ये स्पिन मल्टीप्लिसिटी चेंज होती रहेगी, या तो 3 होगी या 4 होगी। ये तो आप देख ही सकते हो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन के बेस पे, अगर D2 है तो 3 है, और अगर D3 है तो 4 है, ऐसे देख सकते हो। ये तो इलेक्ट्रॉन काउंट करके ये तो आसान है। ये है 3T2G, और ये है जो कोई ऊपर आई थी 3A1G, और ये थी 3P स्टेट ना, 3 मतलब 3T1G और P का था ये। देखो इसकी एनर्जी तो 0.8 थी, और इस 3T2G की हमेशा 0.2 रहेगी, 0.2, और इसकी 3A1G की हमेशा 1.2 रहेगी। अब देखो ये नेगेटिव में आ गया 3T1G, तो ये दोनों पॉजिटिव में होंगे। तो ये है D2 की है ये। अब देखो क्या है, D2 में अगर 5 जोड़ोगे आप, D2 में 5 जोड़ोगे, D2 ये है D2 ऑक्टाहेड्रल की। अगर D2 में 5 जोड़ दोगे तो 2 और 5 7 हो जाएंगे। और D7 की सेम आएगी ये, बस इनमें क्या चेंज रहेगा, बस स्पिन मल्टीप्लिसिटी का चेंज रहेगा। हाँ, क्योंकि D2 में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर D7 में भरेंगे तो कितने होंगे, D7 में अगर भरोगे तो 1 2 3 4 5 और 2, तो D7 में 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, तो उसकी वजह से स्पिन मल्टीप्लिसिटी 4 आ जाएगी, है ना। लेकिन जो स्टेट है और जो एनर्जी है इनकी वो सब की सेम रहेगी, बस स्पिन मल्टीप्लिसिटी का चेंज होता रहेगा। तो क्या देखा आपने, D2 का और D7 का सेम हो गया है ऑक्टाहेड्रल का, जो ऑक्टाहेड्रल वाले का। फिर हम देखेंगे अगली स्टेट क्या बने, जो अगर इस साइड बनाएंगे तो इस साइड क्या होगा, A2 एक स्टेट क्या हो जाती है, हमने देखा था ना, A1G का और T2G का एनर्जी का साइन हमेशा सेम रहेगा ना। तो अगर ये लिख दिया हमने, जो A1G है, A1G, और ये है T2G, इसकी एनर्जी हमेशा कितनी होगी, 1.2 होगी A1G की यहाँ पे, लेकिन नीचे है इससे, तो ये होगी -1.2 डेल्टा नोट, और इसकी कितनी होगी, -0.2 डेल्टा नोट। और ये इधर ही इसकी एनर्जी कितनी आ जाएगी, इसकी हो जाएगी
T1G की होगी 0.8 डेल्टा नोट, और यहाँ पे 3P होगा। लेकिन इस केस में क्या होगा, ऊपर T1G आ रहा तो T1G और T1G में रिपल्सन होगा ना। तो यहाँ पे जो इसकी स्टेट यहाँ इसकी आएगी, जो इन दोनों के बीच में रिपल्सन होगा, तो ये किसका होगा, ये होगा D3 का, D3 ऑक्टाहेड्रल का, और 3 में 5 जोड़ोगे तो 5 और 3 8, ये होगा D8 ऑक्टाहेड्रल का भी यही होगा। ठीक है, तो हमने D2 का देख के, और D2 का D7 का सेम होगा, ऐसे ही D3 D8 का भी सेम होगा। लेकिन फिर कई बार टेट्राहेड्रल का पूछ लेता है, तो टेट्राहेड्रल का क्या है, D2 का जो ऑक्टाहेड्रल में है उसका उल्टा उसका टेट्राहेड्रल में होगा। तो D2 का टेट्राहेड्रल देखेंगे तो जो D3 वाले का होगा वो उसके इक्वल होगा। ऐसे ही D7 का टेट्राहेड्रल का भी ये होगा, इस साइड वाला, जो ये इस साइड वाला। और फिर अगर D3 का टेट्राहेड्रल देखेंगे तो वो इसके जैसा होगा। और ऐसे ही जो D8 का टेट्राहेड्रल होगा वो भी इसकी साइड होगा। तो मतलब अगर आपको D2 का याद है तो आप ये सारे इसको बना सकते हो, बस ये शॉर्टकट याद रखना आपने। जैसे कंपटीशन एग्जाम के लिए हमेशा इससे क्वेश्चन आता ही आता है ना, उसमें बस बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, बस उसमें आपने उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल लेनी है, D1 है, D2 है, D7 जो कुछ भी है। फिर उसमें जो ट्रांजिशन पूछता है या पूछ लेगा कौन सी ट्रांजिशन का एनर्जी गैप किस में ज़्यादा होगा ना, किस में एनर्जी ज़्यादा रिलीज होगी या किस में एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी हमें, या कितने ट्रांजिशन हो गए, या कौन सी ट्रांजिशन होगी जिसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी। तो ये क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता, तो उसमें आपको बस ये शॉर्टकट से ही काम चल जाएगा आपका, और ये आपको याद करने में भी हेल्पफुल रहेगा। अगर आपको पूरा वो मतलब एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आपको प्रॉपर निकाल के दिखाना है कि भाई इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखी, उसमें इलेक्ट्रॉन फिल करके स्टेट निकाली, उनकी एनर्जी निकाल ली। फिर आपको ये बताना है कि T2 हमने क्यों लिखा, क्योंकि जिनमें 3 एक्सिस पे जो लोब थी उन वालों को हमने 3T2 मानना था ना, पहले लेक्चर में देखा था, जिसमें जो 3T2 मानना था जिन पे 3 एक्सिस पे लोब आ रहे थे। तो फिर आपने इसकी मतलब सब कुछ बताना उसमें कि भाई अगर हमें CFS निकालनी है तो कैसे निकालनी है, वो भी हमने पिछली क्लास में देखा था। तो फिर ये आपको ये याद रखना है ना। और एक बात क्या होती है, 2 में 5 जोड़ोगे तो 2 और 5 7, तो वो इसका इक्वल होगा। तो ये आपको याद रखना। ऐसे हम तो पहले पढ़े थे D1 D6 D9 का, ऐसे ही उनको अभी आप शॉर्टकट देख सकते हो। उनमें क्या होगा, जैसे जो D1 का आपने निकाल लिया, बस D1 का निकाल लिया, D1 में 1 में 6 जोड़ोगे तो वो D6 के इक्वल होगा। और ऐसे ही D4 का जो है वो D1 का उल्टा होगा, बिल्कुल उल्टा होगा। और जो 4 में 9 जोड़ोगे तो D5 का वो उसके सेम होगा। उसमें क्या था, 3D जो डी स्टेट आती है हमारी ना, डी जो ग्राउंड स्टेट होती है D आती है, और उसमें एक्साइटेड स्टेट कोई होती नहीं, वो सीधा T2G और EG होता है, T2G और EG होता है। और जो T2G वाले की एनर्जी फिक्स होती है और इसकी भी एनर्जी फिक्स होती है। तो आप मतलब एक का पता है तो आप उसको लिख सकते हो। मेन तो D2 वाले होते हैं, क्योंकि ये जिनमें एक ट्रांजिशन होते हैं वो इतना नहीं पूछा जाते। तो अगला हमें देखना है कि एक चीज़ हमें एक और छोटा टॉपिक है कि भाई मान लो हम जो ये स्पेक्ट्रम रीड करते हैं उनमें एक स्पेसिफिक एनर्जी का अगर हमें रिक्वायर होती है, मतलब हम बाहर से कोई एनर्जी देते हैं फिर भी एक पीक आनी चाहिए। अगर मान लो 100-200 जूल पे हम एनर्जी दे रहे हैं तो फिर एक ऐसी पीक आनी चाहिए थी, मतलब 200 जूल पे एक पीक आनी चाहिए थी। लेकिन जो हमारा स्पेक्ट्रम आता है वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम आता है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम आता है, मतलब एक रेंज होती है एनर्जी की जो एब्जॉर्ब होती है ट्रांजिशन के टाइम पे। तो हम उसके रीजन पर पढ़ते हैं कि रीजन फॉर ब्रॉड पीक है ना, ब्रॉड पीक के लिए क्या किस वजह से होती है तो हम उसको पढ़ते हैं। इसको अगर देखें तो इसका एक्चुअल होता है ब्रॉड एंड अनसिमेट्रिकल पीक, ब्रॉड एंड अनसिमेट्रिकल पीक इन इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा
इसका पहला, इसके 3 रीजन होते हैं, वाइब्रोनिक कपलिंग, वाइब्रोनिक कपलिंग, दूसरा होता है जोन टेलर डिस्टॉर्शन, जोन टेलर डिस्टॉर्शन, और तीसरा होता है स्पिन ऑर्बिट कपलिंग, स्पिन ऑर्बिट कपलिंग, स्पिन ऑर्बिट कपलिंग। स्पिन ऑर्बिट कपलिंग तो देखो, तो ये इसमें क्या देखना है हमने कि ब्रॉड पीक क्यों होती है, एक सिंगल पीक क्यों नहीं होती। पहला तो होता है वाइब्रोनिक कपलिंग। वाइब्रोनिक कपलिंग में क्या होता है, जैसे कोई भी ए और बी का बॉन्ड है, ए और बी का बॉन्ड है, तो इसमें कुछ वाइब्रेशंस होते रहते हैं। तो जैसे ए बी की जो लेंथ बढ़ेगी फिर एक बार घटेगी ऐसे, तो इसमें वाइब्रेशंस होते रहते हैं। इन वाइब्रेशंस की वजह से क्या होगा, इससे मॉलिक्यूल की एनर्जी चेंज होती रहती है। इसमें मतलब ए बी की एनर्जी चेंज होती रहेगी, जैसे जैसे इसकी बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, लेकिन चेंज बहुत ज़्यादा नहीं होगी, बस थोड़ी बहुत चेंज होती रहेगी। तो मतलब अगर ये था, इसके लिए 200 एनर्जी रिक्वायर हो रही थी, तो इसके लिए होगी 201, 200, इसके लिए होगी 202 या कुछ ऐसे, मतलब तो एक रीजन सा कवर हो जाएगा। तो मतलब एक एग्जैक्ट एनर्जी की जगह 200 की जगह 201, 203, तो हमें ऐसा दिखेगा कि भाई पूरा एक जो मतलब ये लिखेगा कि मान लो भाई 190 से 205 तक की एनर्जी ये एब्जॉर्ब कर रही है, इस ट्रांजिशन में ये एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है। लेकिन ये किसकी वजह से होती है, वाइब्रोनिक कपलिंग की वजह से एक ही मॉलिक्यूल की एनर्जी मतलब काफ़ी हो जाती है ना, तो इसकी वजह से वाइब्रोनिक कपलिंग ये होती है। लेकिन जैसे यहाँ पे वाइब्रोनिक कपलिंग किसके बीच में होगी, मेटल और लिगैंड के बीच में, मेटल और लिगैंड के बीच में होगी। जो मेटल और लिगैंड का बॉन्ड बनता है तो उसमें कपलिंग होगी। तो डी ऑर्बिटल से हमने सब कुछ डी ऑर्बिटल का ही पढ़ा है ना, तो डी ऑर्बिटल के साथ ही मेटल लिगैंड की बॉन्ड बनता है, तो फिर उनके बीच में कपलिंग होगा, तो उसकी एनर्जी जो है चेंज होती रहेगी। लेकिन हाँ, तो इनमें वाइब्रोनिक कपलिंग होती है। लेकिन जो लेंथेनाइड एक्टिनाइड होते हैं उसमें क्या होता है, जो 4f ऑर्बिटल होता है लेंथेनाइड में, तो 4f ऑर्बिटल ज़्यादा अंदर की तरफ होता है। 4f के बाद 5s 5p 6s होते हैं, तो उनमें जो लिगैंड का इतना इंटरेक्शन है वो हो नहीं पाता, लिगैंड का इतना इंटरेक्शन हो नहीं पाता, तो जो कपलिंग होती थी मेटल और लिगैंड की, वो कपलिंग होगी नहीं उनमें लेंथेनाइड में। तो उनमें एक सिंगल पीक मिलती है लेंथेनाइड और एक्टिनाइड में, क्योंकि वो 4 डीपली ब्रीड नेचर होता है 4f ऑर्बिटल का, इसकी वजह से। अगला है जोन टेलर डिस्ट्रीब्यूशन। जोन टेलर डिस्ट्रीब्यूशन हमने पहले देखा था कि उसमें क्या होगा, जो Eg के इलेक्ट्रॉन है और जो T2g के इलेक्ट्रॉन है वो कई और पार्ट में टूट जाएंगे। मतलब पहले 2 थे, फिर ये 3 थे यहाँ पे नीचे, 3 भी 2 में टूट जाएंगे। तो इसकी वजह से कई एनर्जी लेवल बन जाएंगे। फिर उन एनर्जी लेवल्स की वजह से क्या, ये पीछे देखा भी था हमने ना, कई एनर्जी लेवल बन जाएंगे, तो फिर क्या होगा, एक ट्रांजिशन ये दिखेगी यहाँ से यहाँ जा रही है ना, एक ट्रांजिशन ये दिखेगी यहाँ से यहाँ जा रही है, और एक ट्रांजिशन यहाँ से यहाँ दिखेगी, एक ट्रांजिशन यहाँ से यहाँ दिखेंगी। तो मतलब जो यहाँ पे एक ट्रांजिशन हो रही थी, या एक ही ट्रांजिशन कई पार्ट में टूट गई, तो मतलब जो एनर्जी यहाँ पे रिक्वायर होगी वो इस एनर्जी के मतलब आसपास की होगी। तो फिर यहाँ पे भी क्या दिखेगा, मतलब कोई एक रीजन एब्जॉर्ब होता दिखेगा कि भाई 200 भी है, 201 भी है, 202 भी है, यहाँ पे एक कम होगी कुछ जैसे, तो मतलब यहाँ पे 190 होगी। तो पूरा एक रीजन सा जो है एनर्जी का एब्जॉर्ब होता हुआ दिखाएगा। एक फिर होता है स्पिन ऑर्बिट कपलिंग। स्पिन ऑर्बिट कपलिंग, स्पिन ऑर्बिट कपलिंग में जैसे क्या है, अगर D1 है तो D1 के लिए अगर हम इलेक्ट्रॉनिक ये ट्रम्प सिंबल निकालेंगे तो इसका +2 होगा, +2 की वजह से SPD होगा, और इसकी ट्रांजिशन स्टेट हो जाएगी D2 हो जाएगी। और लेकिन इसके लिए L और S क्या है, इसके लिए मतलब अगर ग्राउंड स्टेट देखें तो इसका L कितना होना चाहिए, L-S होना चाहिए, क्योंकि ये लेस देन हाफ फील्ड है। तो L कितना है इसका, L है इसका 2, और जो S है इसका है हाफ, तो ये 3/2 होना चाहिए। तो ग्राउंड स्टेट ये होगी 3/2। लेकिन इस मतलब ये तो ग्राउंड स्टेट होगी, लेकिन एक इसकी एक्साइटेड स्टेट भी होगी जो ग्राउंड स्टेट से कम स्टेबल होगी, तो उसमें L+S होगा, L+S होगा 5/2।
तो एक स्टेट क्या बन जाएगी 2d5/2। हाँ, तो जो 2d5/2 है, तो मतलब ये भी डी दो पार्ट में टूटता है ना, T2G में और EG में, ऐसे ही ये भी दो पार्ट में टूटेगा, T2G में और EG में, T2G और EG, ये भी दो पार्ट में टूटेगा, T2G और EG। तो मतलब तो क्या था, एक स्टेट होनी चाहिए थी वैसे तो ग्राउंड स्टेट, लेकिन जो LS कपलिंग की वजह से जो 2D था वही दो पार्ट में टूट गया, 2d3/2 और 2d5/2, और D के लिए टर्म सिंबल दो होते हैं, T2 और EG। तो इसकी वजह से भी क्या होगा, कई स्टेट बन जाएंगे, जो एक स्टेट होनी चाहिए थी 2d3/2, तो उसकी वजह से ये मतलब उसकी जगह चार स्टेट बन जाएंगे, तो इनमें कई ट्रांजिशन होते हुए दिखेंगे, लेकिन इनमें भी जो जो एनर्जी गैप होगा वो ज़्यादा नहीं होगा, वो इसके बराबर का ही होगा, उससे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा। तो उसमें भी मतलब एक पीक नहीं दिखेगी, एक पूरा रीजन एनर्जी का एब्जॉर्ब होता हुआ दिखेगा। तो ये होते हैं इन तीनों रीजन की वजह से ब्रॉड पीकनिंग होती है, ब्रॉड पीक बनती है हमारी। तो आगे हम अगले लेक्चर में देखेंगे।